लोग अक्सर पूछते हैं कश्मीरियत के बारे में कि भाई ये कश्मीरियत है क्या चीज। वेल, ये देखिए। टारगेटेड क्लिनिंग थी। टूरिस्ट को बाकायदा उनका मजहब पूछकर उनको निशाना बनाया गया है। Islamic terrorists checked the ID cards of tourists. Some reportedly even demanded the trousers be pulled down, asked them to recite the kalma and killed those not Muslims. उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर फायरिंग हुई है। यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो। आतंकियों ने टूरिस्टों से उनकी आईडी निकलवाई, उनकी आईडी चेक की, मर्दों की पैंट उतरवाई, ये मेक श्योर करने के लिए कि जिनको ये मार रहे हैं वो नॉन मुस्लिम ही हैं। बट नहीं भाई, कश्मीर फाइल्स तो प्रोपेगेंडा है ना। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया था वो सब तो बिल्कुल झूठ है। कब हिंदुओं की टारगेटिंग हुई है भाई कश्मीर में? तो खबर आपने देखी ही होगी कि कश्मीर के पहलगाम में कल एक बहुत बड़ा आतंकी अटैक हुआ है, जिसमें अराउंड 28 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। कई लोग सीरियस भी हैं। एंड लेट्स बी क्लियर, सिर्फ कुछ लोग नहीं मारे गए हैं, 27 से ज्यादा हिंदू मारे गए हैं। हिंदुओं को डिलिबरेटली टारगेट करके मारा गया है। इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड लश्कर तैयबा का एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो सर्वाइवर्स हैं, सर्वाइवर्स ने ओपनली बोला है कि देखिए, हमसे पूछा गया, हमारा आईडी चेक किया गया, मेक श्योर किया गया कि हम हिंदू हैं कि नहीं, तब हमको गोली मारी गई। फिर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हिम्मत होती है ये बोलने की कि आतंक का कोई रिलीजन नहीं होता। Such barbarism is only possible when backed by religious doctrine that demands extermination of non-Muslims. And when will we understand that the machinations of the universal brotherhood are there forever? और एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। विक्टिम्स जो हैं इस आतंकी अटैक के, वो ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र से हैं। और ये जो कास्ट और लैंग्वेज का गेम सब लोग खेलते रहते हैं ना, इस गेम के चक्कर में आप एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बांटते रहते हैं, मेरा लैंग्वेज ये, मेरा लैंग्वेज वो करते रहते हैं। आपके दुश्मनों को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके दुश्मनों के लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। उनके लिए ना आप कन्नडिगा है, ना तमिल है, ना मराठी है, ना पंजाबी है, ना असमीज है। उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काफिर हैं। यही हिंदुत्ववादी इतने सालों से कहते हुए आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। उसका एक लाइव एग्जांपल हमने एक दिन पहले पहलगाम में देख लिया। और जब भी एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आता है, तब एक इस तरह का हादसा होता है। क्लिंटन आया था तब हुआ था, ट्रंप आया था तब 2020 के दंगे हुए थे दिल्ली में, और अब जेडी वैंस आया है तो पहलगाम में ये अटैक हुआ है। और एक बात और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया था गवर्नमेंट को, ऑर्डर पे ऑर्डर दिया था कि भाई जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूँ, करवा लिया आपने इलेक्शन? खुशी हो गई ना? क्या अचीव किया मेरे को बताइए। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time, because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court, where the government feels obliged to give some kind of a undertaking that there will be an election in Kashmir. Why? When we removed 370, did we say we will have an election in Kashmir? What has an election in Kashmir ever achieved? But to bring out a bunch of political turncoats back into the so-called political mainstream while innocent people are killed. और ये अटैक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के एक स्टेटमेंट के कुछ ही दिन के बाद हुआ है, जहां पर उसने इंडिया के खिलाफ जहर उगला था, टू नेशन थ्योरी की बात की थी और स्पेसिफिकली हिंदुओं को अटैक किया था। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. तो आर्टिकल 370 हटने के बाद, एब्रोगेट होने के बाद, ये जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी अटैक हुआ है। इस अटैक के बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सीधे ही श्रीनगर पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, जो सऊदी अरेबिया की ट्रिप पे गए हुए हैं इस समय पे, उन्होंने अपना ट्रिप बीच में ही कैंसिल किया और वो भी वापस इंडिया आने का प्लान कर रहे हैं। एंड दिस शोज यू द सिवियरिटी ऑफ दिस अटैक, कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करके, जिस तरह से अक्टूबर 7 में पैलेस्टीनियन आतंकियों ने इजराइल में सिविलियंस को टारगेट किया था, उसी तरह से भारत में भी सिविलियन टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। और जिस समय पे ये अटैक हुआ था, उस समय पे यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी इंडिया के विजिट पे आए हुए थे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय पे राहुल गांधी बाहर निकले हुए हैं। ये जब भी बाहर जाते हैं, देश में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। लेकिन भारत में आज भी कुछ लोग हैं जो
आतंकियों के क्लियरली रिलीजियसली मोटिवेटेड क्राइम पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। सबा नकवी को उनका रिलीजन नहीं बल्कि उनकी कावर्डिस दिख रही है। इनको उन कश्मीरियों के लिए दर्द हो रहा है जिनकी रोजी रोटी अब खतरे में है, उनके लिए नहीं जिनका परिवार हमेशा के लिए डेवेस्टेट हो चुका है। राजदीप सरदेसाई ने तो ऐसा ट्वीट डाला है कि देख के ये नहीं लगता कि एक इंडियन जर्नलिस्ट का ट्वीट है, देख के ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट निकल के आया है। एक महाशय ऐसे भी है जिनको लगता है कि यह अटैक संघियों ने करवाया है ताकि इसका पॉलिटिकल फायदा हो सके उनको। कुछ लोग तो ऐसा मुस्लिम्स के डिफेंस में आ गए हैं कि बोल रहे हैं कि भाई तमिल स्पीकिंग मुस्लिम और हिंदू में फर्क करना एक एटम को स्प्लिट करने की तरह है। सही बात है। ये बात कुछ कश्मीर में हिंदू भी बोला करते थे, और अब कहां है कश्मीर के हिंदू? क्योंकि भाई लैंग्वेज, कपड़े, बोलचाल में तो यार कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुस्लिम में भी कुछ फर्क नहीं है। और याद कीजिए ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर इतना बवाल किया था, जैसे आरफा बीबी, फॉल्ट न्यूज, दुगल साहब, और अब इनके दिल में दर्द हो रहा है आतंकी अटैक्स पे। जब विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पर फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स, तब उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे थे, इंडोक्ट्रिनेशन बोल रहे थे, वल्गर बोल रहे थे, झूठी फिल्में बोल रहे थे। केजरीवाल जी ने दिल्ली की असेंबली में कहा था कि ये झूठी फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है। और ये अटैक जो हुआ है और जिस तरह से ये अटैक कंडक्ट किया गया है, आप बताइए क्या झूठ था उस फिल्म में? ये भी याद रखिए कि हमारे देश में ऐसे कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि एक स्टेबल और प्रॉस्परस पाकिस्तान एक्चुअली भारत के लिए बड़ी अच्छी चीज है। ये है फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स। किस तरह के अटैक्स पाकिस्तान कंडक्ट कर रहा है भारत में जब वो बैंकरप्ट है। इमेजिन कीजिए क्या होता अगर वो स्टेबल और प्रॉस्परस होते तो। और सो कॉल्ड अमन की आशा डॉक्ट्रिन तो भैया अब होपफुली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब होपफुली इसको चिता पे लिटाया जा सकता है और चिता में आग लगाई जा सकती है और उन एशेस को गंगा में बहाया जा सकता है कि भाई डायलॉग करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, बातें करते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं। ये मिला हमको पीपल टू पीपल कांटेक्ट से, ये मिला हमको बातें करने से। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस अटैक को याद रखिए आप। इस अटैक में जो वीडियोस निकल के आए हैं उनको जाकर देखिए सोशल मीडिया पे, उन वीडियोस को याद रखिए आप। और अब कोई भी साला अमन की आशा की बात करे तो उसको बॉयकॉट करना जरूरी है। ना साला क्रिकेट मैचेस चाहिए, ना बॉलीवुड में पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। उनको यहाँ बुलाओ और साले वो हमारी इंडस्ट्री से पैसे कमाएं। लॉजिकल क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस नाउ? जैसा कि मैंने बोला, मोदी ने अपनी ट्रिप ऑलरेडी कट कर दी है सऊदी अरेबिया से। वो भारत आ गए हैं जल्दी ही। हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी कश्मीर में, अमित शाह के बीच में, कश्मीर सीएम के बीच में और हाई लेवल आर्मी स्टाफ के बीच में। लगता तो है कि इंडिया डेफिनेटली कुछ रिटेलिएशन प्लान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, बट अभी तक हमको आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। बट देखिए एक्सटर्नली पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा ही, लेकिन इंटरनली भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसको आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भी अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, व्हिच इज कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर शुड नॉट बी अ स्टेट। जम्मू शुड बी अ सेपरेट स्टेट एंड कश्मीर शुड बी सेपरेट। जम्मू यार डेकेड से साला भुगत रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है। सारा का सारा पॉलिटिकल पावर कश्मीर के पास होता है, सारा मीडिया का अटेंशन कश्मीर में होता है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स भी कश्मीर खा जाता है। जम्मू के हाथों में क्या बचता है? बाबा जी का ठुल्लू। तो इट्स हाई टाइम कि जम्मू को आप अलग स्टेट बनाइए, वहां पर फ्रेश इलेक्शंस करवाइए, वहां पर उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, उनको अलग से सेंट्रल फंडिंग मिलेगी और उनकी जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज है वो खुद देख पाएंगे। तब होपफुली जम्मू इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकेगा बिना कश्मीर के इंटरफेरेंस के और एक समृद्ध स्ट्रॉन्ग रीजन बन के उभर सकेगा। उसी तरह से लद्दाख को भी आप एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाकर रखिए और कश्मीर वैली को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाइए अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दिल्ली, क्योंकि जम्मू डिजर्व्स बेटर। ना उन्होंने कभी भारत के खिलाफ नारा लगाया है, ना पाकिस्तान से प्यार दिखाया है, ना कुछ सेपरेटिज्म दिखाया है। साला देश से प्यार करने का, देश से वफादारी करने का क्या उनको फल मिला है? तो जम्मू को आप अलग से स्टेटहुड दीजिए, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और कश्मीर में इलेक्शन करवा के क्या हुआ वो तो हमने देख ही लिया है। जो लोग पहले सेपरेटिज्म का बोलबाला करते रहते थे वही लोग तो वापस पावर में है यार। अब क्या फायदा इस डेमोक्रेसी का? तो कश्मीर पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, पूरा प्रॉपर आर्मी का प्रेजेंस होना चाहिए, प्रॉपर एंटी टेरर क्लीन अप होना चाहिए, प्रॉपर एफस्पा को डिप्लॉय करना चाहिए। और एक दूसरी चीज वहां पर जरूरी है, वो अब हम अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं, उससे बचने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, विच इज की कश्मीर की डेमोग्राफिक रीबैलेंसिंग करनी बहुत जरूरी है फ्रॉम अ सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। भारत का कोई भी बॉर्डर एरिया जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम बन जाती है वो हमेशा भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसके सिविलाइजेशन के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमने देखा ही है, ये बॉर्डर एरियाज है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हुई और तुरंत पार्टीशन हो गया। असम और बंगाल में भी हम यही हालत देख रहे हैं धीरे धीरे डेवलप होते हुए। कश्मीर में भी हम 70 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, और देशों में भी देखिए, कोसोवो को देखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी है, सर्बिया से अलग हो गया। शिनचैंग को देखिए, चाइना के साथ सेपरेटिज्म हो रखा है। रोहिंग्या बेल्ट में भी म्यांमार में सिविल वॉर हो रखी है और सेपरेटिज्म हो रखा है। तो यहाँ पे भी एक डेमोग्राफिक रीबैलेंसिंग करनी बेहद जरूरी है। और देखिए ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश ऑन दिस एज वेल, कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है और एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। बिकॉज आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो इतना हेविली मिलिटराइज्ड एरिया है
जहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी का प्रेजेंस है, पुलिस का प्रेजेंस है, हर गली नुक्कड़ पे पुलिस और आर्मी खड़ी रहती है, वहां पहलगाम जैसे इतने हेवीली विजिटेड टूरिस्ट हॉटस्पॉट में इतना बड़ा अटैक हो गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज अ सीरियस लैप्स इन इंटेलिजेंस एंड इन सिक्योरिटी। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर apparatus से सवाल पूछना बिल्कुल जायज है और जरूरी भी है। बट एट द सेम टाइम देखिए, आर्मी पे उंगली उठाना आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज भी यहाँ हमें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ का जो बॉर्डर है, कश्मीर और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर, ये बहुत हेवीली माउंटेनस बॉर्डर है। यहाँ पर ऐसा टेरेन है जहाँ पर टेररिस्ट रिलेटिवली आसानी से घुस के कश्मीर में आ सकते हैं। उसके ऊपर से ये भी याद रखिए कि इन आतंकियों को लोकल से सपोर्ट मिलता है। ये लोकल्स जो कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, और यही लोकल्स हैं जो इन आतंकियों को घुसने में मदद करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं और उनको एग्जिट रूट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये आतंकी आसानी से ये टेरर अटैक्स यहाँ पर कर पाए। केस इन पॉइंट आप देख सकते हैं कि एक श्रीनगर का MP है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी का, जो टूरिज्म को कल्चरल इन्वेजन बोल रहा है कश्मीर में। ये जो चल रहा है इस वक्त, जिसे टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नजर में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। और एक इलेक्टेड MP हिंदुओं के खिलाफ अटैक की धमकियां दे रहा है कि हमने एक ऐसा जख्म बनाया है जो कभी भी फूट के आ सकता है, और ये जब फूट के आएगा ना, आपके लिए अच्छा ना हमारे लिए अच्छा, और जो तब होगा, जो लोग उसे गुजरेंगे, मैं उस दर से पहले ही गुजर चुका हूं। तो जब तक कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी वाली रियलिटी है, तब तक सेपरेटिज्म, रेडिकलाइजेशन और माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा कभी भी खत्म नहीं होगी। ये बदलना पड़ेगा। तो कश्मीर को अगर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर लाया जाता है, तो वो डेमोग्राफिक रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। चाहे आप एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में सर्व कर चुके हैं, उनको आप जमीन और मकान देके वहां पर सेटल करें और उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें। बिहार के जो इतने सारे लोग हैं जो अपना घर छोड़ के कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको कश्मीर में काम दीजिए, कश्मीर में सेटल कीजिए उनको, और उनको एक्स सर्विसमैन के थ्रू आर्म्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए और आर्म्स प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। तो या तो कश्मीर में मैसिव स्केल पे घर वापसी हो, या फिर मैसिव स्केल पे हिंदू सेटलमेंट हो। बिना इस डेमोग्राफिक रीबैलेंसिंग के कश्मीर की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिलीजियस प्रॉब्लम है, ये एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए? देखिए भाई, कड़ी निंदा इज गुड एंड ऑल, बट ये समय है कुछ बड़ा एक्शन लेने का, क्योंकि पूरी पब्लिक में नाराजगी आप देख सकते हैं, पूरी पब्लिक का गुस्सा आप फील कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके दिल में जो गुस्सा है वो वैसा ही गुस्सा है जैसा मेरे दिल में है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही हो, बिकॉज क्लियरली गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। इट मे टेक टाइम टू प्लान, इट मे टेक टाइम टू एग्जीक्यूट, बट कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये पता चलना चाहिए कि क्या होता है जब इंडिया में आप सिविलियंस को टारगेट करते हैं। चाहे इंडियन आर्मी एक्शन ले, या फिर अननोन गवर्नमेंट कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स को साफ करे, या फिर बलोचिस्तान को फाइनली फ्री बना दिया जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। याद रखिए, ये अटैक एक ऐसे समय पे हुआ है जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली भारत में थे अटैक के समय पे, तो अमेरिका देख रहा था भारत में क्या हो रहा है। तो अमेरिका को भी दिखाना पड़ेगा कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो इन अटैक्स को हैंडल कर सकती है और इस तरह से रिटेलिएट करेगी, इस तरह से बदला लेगी कि उनके दुश्मन साले कांप जाएं। और अगर इंडिया को उस तरह से रिटेलिएट करना है कि पाकिस्तान कांप जाए, तो इंडिया को सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इंडिया को इंटरनेशनली एक वाइड कोalition डेवलप करना पड़ेगा, ताकि अगर इंडिया कोई बड़ा स्टेप लेता है, अगर कोई ब्रूटल स्टेप लेता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो बड़े बड़े देशों से, यूरोप से, यूएस से, मिडिल ईस्ट से उनको सपोर्ट मिल सके। और आई एम श्योर कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सऊदी अरेबिया का ट्रिप अपना कट शॉर्ट किया, और होपफुली उन्होंने MBS से बात की है कि यार सपोर्ट देना, हम जो भी करेंगे उसमें, क्योंकि ऐसे भी अब सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान से दोस्ती करने में कुछ पड़ा तो है नहीं। हो सकता है पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक टैक्टिकल ब्लंडर भी कर दिया हो कि उन्होंने एक ऐसे समय पे अटैक किया जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद था। एक ऐसे टाइम पे उन्होंने अटैक किया जब ट्रंप पावर में है, जो ऑलरेडी एंटी पाकिस्तान है, जो ऑलरेडी एंटी टेररिज्म है, जिसका ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर स्टैंड है। तो आपने एक ऐसे मोमेंट पे इंडिया को अटैक किया जब इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में था। तो बेसिकली आप अमेरिका को भी प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी वजह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अटैक के तुरंत बाद ट्रंप ने मोदी को फोन किया है और पूरा 100% सपोर्ट दिया है कि मोदी, आपको जो करना है आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए आप कीजिए, अमेरिका आपके साथ है। तो एक तरफ से लगता है अमेरिका से भारत को ग्रीन लाइट मिली है, मोदी को EU के प्रेसिडेंट से भी ओपनली सपोर्ट मिला है, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज से इंडिया को ओपनली सपोर्ट मिल रहा है इस आतंकी अटैक के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट करने के लिए भी। और इंडिया को भी ये क्लियर कर देना चाहिए पूरी दुनिया को कि देखिए, ये जो अटैक हुआ है इसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद नहीं है, लश्कर तैयबा नहीं है, इसका मास्टरमाइंड आसिफ मुनीर है और पाकिस्तानी आर्मी है। इसकी प्लानिंग किसी काल कोठरी में नहीं हुई है, इसकी प्लानिंग रावलपिंडी में हुई है, ISI के ऑफिस में हुई है। और अब जो हिसाब देना है ये किसी सिर्फ आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना है, पाकिस्तानी आर्मी को देना है। लेकिन यहाँ पर भी इंडिया को जो एक्शन लेना है वो सोच समझ कर लेना चाहिए। आई नो दिस इज नॉट समथिंग यू वांट टू हियर,
आप में गुस्सा है, मुझ में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है कि कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की आप हालत देखिए, इतनी बुरी हालत में है। बलूचिस्तान ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो चुका है। केपीके में पाकिस्तानी तालिबान ने उनको बंबू कर रखा है, पिछवाड़े में छतरी खोल रखी है। तो पाकिस्तान टूटने की कगार पर है इस समय पे। इसलिए उनको एक ऐसा एक्शन लेना है, उनको कुछ ऐसा चाहिए जो पब्लिक पाकिस्तानी आर्मी के पीछे यूनाइट हो सके। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का मकसद ये हो कि इंडिया रिएक्ट करे और उनके खिलाफ एक युद्ध कर दे। अगर इंडिया के साथ उनका युद्ध हो गया तो पाकिस्तानी आर्मी अपनी पब्लिक को बोल सकती है कि देखिए हम अभी भी रेलेवेंट हैं, हम ही हैं जो आपको इन काफिरों से बचा सकते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना भी हो सकता है इसी मौके की तलाश में है कि भाई पाकिस्तान और भारत का वॉर हो जाए, कि भाई इंडिया जब पाकिस्तान के साथ वॉर करेगा तो हम अपनी साइड से उनको नॉर्थ से अटैक कर देंगे और इंडिया को दो फ्रंट पे पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ वॉर का सामना करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो हमें यहाँ भी सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या कह रहा है भारत का। तो देखिए मेरे पास बेस्ट जवाब नहीं है। मैं यहाँ बैठ के कैमरे के सामने फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माय होम, या बहुत सारे लोग जो अपने घर में एसी में बैठे हुए, काउच पे बैठे हुए बोल रहे हैं कि भाई जाके पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दो। थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज इजी। लुक, आई एम स्टिल सेइंग कि एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, बट एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो चुका है कि भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट केस सिनेरियो है और वो है पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन। जब तक ये पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है इन इट्स करंट फॉर्म, तब तक भारत को और कश्मीर को कभी भी प्रॉपर्ली पीस देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन ही भारत का पाकिस्तान की तरफ मेन फॉरेन पॉलिसी गोल होना चाहिए। पीओके अपनी तरफ आए, बलूचिस्तान अलग हो, सिंध अलग हो और पख्तूनिस्तान अलग हो। पाकिस्तान देखिए इस समय पे बहुत डेस्परेट हालत में है। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बलूचिस्तान ऑलमोस्ट आजाद हो चुका है और केपीके में उनकी लगी पड़ी है। इसी वजह से वो इस तरह के डेस्परेट अटैक्स कर रहे हैं कश्मीर में, ताकि लोगों का और दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट हो सके कि पाकिस्तान में इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये कैसे अचीव किया जाए? अब कुछ लोग कहते हैं कि देखिए इंडिया को इजराइल जैसा अग्रेसिव होना चाहिए, पाकिस्तान को वैसे ट्रीट करो जैसे गाजा को इजराइल ट्रीट करता है। बात सही है, लेकिन जो चैलेंजेस इजराइल फेस करता है व्हेन इट कम्स टू गाजा आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। गाजा के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पाकिस्तान के पास है। इजराइल गाजा का बॉर्डर एकदम फ्लैट डेजर्ट लैंड है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर माउंटेनस है, फॉरेस्टेड है और एक्सट्रीमली रफ टेरेन है। उसके ऊपर से इजराइल के अंदर मिलियंस ऑफ प्रो हमास इजरायली नहीं बैठे हैं जो हर समय पे पैलेस्टीनियन आतंकियों को इजराइल में सेफ हेवन प्रोवाइड करने की कोशिश देते हैं। इंडिया के अंदर स्पेशली कश्मीर में सिग्निफिकेंट लोकल सपोर्ट है आतंकियों के लिए। तो ग्राउंड रियलिटी जो है इजराइल की और कश्मीर की थोड़ी सी अलग है। और हाँ, इंडिया को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए जो प्रॉब्लम्स कश्मीर में हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से भारत फेस करता है, उसका एक ही सोल्यूशन है और वो है पाकिस्तान का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा नया फैब्रिक तैयार करना पड़ेगा। कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाइए, जम्मू को स्टेटहुड दीजिए, कश्मीर का डेमोग्राफिक बैलेंस रिस्टोर कीजिए और कश्मीर के बगल में एक स्ट्रॉन्ग हिंदू जम्मू और एक स्ट्रॉन्ग हिंदू बुद्धिस्ट लद्दाख बिल्ड करना भी जरूरी है। ये बफर बनेगा कश्मीरी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ और भारत का एक बैकबोन भी बनेगा। कश्मीर का जो करंट पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पूरा सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है इलेक्शंस की। जब तक कश्मीर का पॉपुलेशन का एक्चुअल बैलेंस रिस्टोर नहीं होता तब तक कुछ जरूरत नहीं है इलेक्शन की। भारत को फोकस करना चाहिए पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने का, बलूचिस्तान को आजाद करने का, पीओके को वापस करने का, पश्तूनों को रियूनिफाई करने का। ये अगले 4 साल का नेशनल गोल होना चाहिए जब तक ट्रंप पावर में है, क्योंकि ट्रंप एक प्रो इंडिया आदमी है, एंटी पाकिस्तानी लीडर है और ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है भारत के पास। इसे ट्रंप के टर्म में मिस किया तो पता नहीं फिर दोबारा कब वापस आएगी। अगले 4 साल में पाकिस्तान को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉडी ब्लो देना जरूरी है। और फाइनली, जो कास्ट और लैंग्वेज के नाम पे लड़ाई चलती रहती है भारत में, उसको भूल जाइए। दुश्मन के लिए आप तमिल, कन्नडिगा, पंजाबी, असमीज, मराठी नहीं है, उनके लिए आप सिर्फ एक काफिर हैं। जब आतंकी हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके मारते हैं तो उस वक्त उनको तुम्हारी जाति, भाषा और रीजन याद नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर आना चाहिए, उसके बाद भाषा और प्रदेश। कश्मीर में जो हुआ वो हर एक रीजनल और लिंग्विस्टिक शोविनिस्ट के लिए एक सबक होना चाहिए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि अगला स्टेप इंडियन गवर्नमेंट क्या लेगी? डू यू थिंक देयर विल बी वॉर? डू यू थिंक वो उनके साथ एक वॉर अनाउंस करेंगे? डू यू थिंक सर्जिकल स्ट्राइक होगी? या आपको क्या लगता है कि कोई भी एक्शन नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर होगा, बट आई डोंट नो व्हाट। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो विक्टिम्स रहे हैं इस अटैक के, उनको और उनके परिवार को कंडोलेंसेस हमारे शो की तरफ से। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।